नमस्ते। तो आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की जो बहुत मशहूर किताब है रिच डैड पुअर डैड, उस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हाँ, ये किताब 1997 में आई थी और उसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में काफ़ी कह सकते हैं हलचल मचा दी थी। बिल्कुल, हमारे पास जो ये समीक्षा है इसमें इसके जो मुख्य विषय हैं, इसकी बनावट, इसकी ताकत क्या है, आलोचनाएं भी है हाँ, है वो भी ज़रूरी है। और कुल मिलाकर इसका असर क्या रहा। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस किताब के जो मूल विचार हैं और इसका जो इम्पैक्ट रहा है उसको समझें। और शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है इसकी। दो पिताओं की कहानी। हाँ, एक अमीर एक गरीब और पैसे को लेकर उनके बिल्कुल अलग-अलग सबक। चलिए इसी पर बात करते हैं। तो किताब का जो केंद्र बिंदु है वो यही दो डैड हैं। एक रिच डैड मतलब लेखक के दोस्त के पिता जो उद्यमी है। जिनकी फाइनेंशियल समझ काफी अच्छी बताई गई है। हाँ, और दूसरे पुअर डैड यानी लेखक के अपने पिता, पढ़े लिखे सरकारी नौकरी में लेकिन आर्थिक रूप से स्ट्रगल करते हुए। और ये ली जो कॉन्ट्रास्ट है ये मेन मैसेज सेट करता है ना? पारंपरिक शिक्षा बनाम असल जिंदगी की फाइनेंशियल एजुकेशन। बिल्कुल। और यहीं पर वो सबसे फेमस आइडिया आता है, एसेट्स बनाम लायबिलिटीज। हाँ, वो लाइन कि अमीर लोग संपत्ति खरीदते हैं, गरीब और मध्यम वर्ग देनदारियां खरीदते हैं जिन्हें वे संपत्ति समझते हैं। कि तो बहुत लोगों को हिट की होगी। बहुत ज्यादा। क्योंकि कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। मतलब जैसे रियल एस्टेट से किराया, स्टॉक डिविडेंड, कोई बिजनेस, अच्छा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वगैरह। और लायबिलिटी वो जो पैसा निकाले, महंगी कारें, बड़े घर जिनका मेंटेनेंस ज्यादा हो, कंज्यूमर लोन, इनसे बचने की सलाह देते हैं वो। समीक्षा में ये भी जिक्र है कि ये जो सरल परिभाषा है यही इसकी ताकत भी है और कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज भी करते हैं। सही बात है। फिर एक और बड़ा पॉइंट है, कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करें। हाँ, ये भी बड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है शुरू में। मतलब नौकरी की सुरक्षा ही तो सब चाहते हैं। पर उनका तर्क है कि वो सच्ची वित्तीय सुरक्षा नहीं है। पैसे के पीछे भागने के बजाय ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे। और उसके लिए स्किल्स सीखनी पड़ेंगी जैसे सेल्स, मार्केटिंग। अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग, थोड़ा कानून, ये सब सीखना जरूरी है उनके हिसाब से। एक और बात जो समीक्षा में हाईलाइट हुई है वो है मानसिकता या माइंडसेट। हाँ, ये बहुत बड़ा हिस्सा है किताब का। वो कहते हैं कि आपकी कमाई से ज्यादा आपकी सोच तय करती है कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर कैसा होगा। मतलब डर और सुरक्षा की सोच से हटकर अवसर और सीखने पर फोकस करना। एग्जैक्टली। और इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन इतनी जरूरी है, जो स्कूल अक्सर नहीं सिखाते। वो सेल्फ एजुकेशन पर बहुत जोर देते हैं। पैसा, टैक्स, निवेश, इन सब के बारे में खुद पढ़ो। सुनने में तो ये सब बहुत मोटिवेटिंग लगता है और समीक्षा भी मानती है कि किताब की जो सरल भाषा है, कहानियों का इस्तेमाल है हाँ, वो रिलेट करने में आसान बनाती हैं। और लोगों को लगता है कि हाँ, मैं भी अपने फाइनेंस पर कंट्रोल कर सकता हूँ। वो जो पारंपरिक रास्ता है, स्कूल, नौकरी, रिटायरमेंट, उस पर सवाल उठाती है ये किताब। बिल्कुल। दो पिताओं की कहानी से प्रैक्टिकल भी लगती है थोड़ी। लेकिन यहाँ आलोचनाएं भी आती हैं। समीक्षा कहती है कि ये प्रेरणा तो देती है पर ठोस स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की कमी है इसमें। हाँ, कई लोग इसे फिलॉसफी ज्यादा मानते हैं, कैसे करें वाली गाइड कम। ये एक कॉमन क्रिटिसिज्म है। कुछ पॉइंट्स दोहराए हुए भी लगते हैं, ऐसा भी कहा गया है। हाँ, थोड़ा रेपिटेटिव हो सकता है और शिक्षा और नौकरी पर उनके कुछ विचार थोड़े एक्सट्रीम भी लगते हैं कुछ लोगों को। और वो एसेट वाली परिभाषा, वो भी स्टैंडर्ड अकाउंटिंग से अलग है। हाँ, ये एक बड़ा पॉइंट है और वो बहस तो हमेशा रही है कि रिच डैड असल में थे भी या बस एक सिखाने का तरीका था, एक काल्पनिक किरदार। ये भी है। खैर, इन आलोचनाओं के बाद भी समीक्षा ये साफ करती है कि किताब का असर जबरदस्त रहा है, बहुत बड़ा। करोड़ों कॉपियां बिकीं, दर्जनों भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ, किताबें, सेमिनार, वो बोर्ड गेम भी है ना उनका, कैश फ्लो, हाँ, कैश फ्लो पूरा एक ब्रांड बन गया। इसने कहीं ना कहीं वित्तीय साक्षरता यानी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में ग्लोबल बातचीत शुरू करने में मदद तो की है। तो आखिर में ये किताब किसके लिए, समीक्षा के हिसाब से किसे पढ़नी चाहिए? समीक्षा कहती है कि ये युवा वयस्कों और छात्रों के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, जो फाइनेंशियल सोच बनाना शुरू कर रहे हैं। अच्छा। या फिर कोई भी जो उस चूहा दौड़ से थक गया है, मतलब रोज की नौकरी और बिल के चक्कर से, और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ना चाहता है। और उद्यमी भी। हाँ, उद्यमी जो अपनी सोच बदलने के लिए, मतलब एक माइंडसेट शिफ्ट के लिए प्रेरणा ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी फायदेमंद हो सकती है। तो संक्षेप में कहें तो जैसा समीक्षा कह रही है, ये कोई फाइनेंस की टेक्स्ट बुक नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मानसिकता बदलने वाली किताब है
ये शायद आपको सीधे सीधे स्टॉक चुनना या बजट बनाना न सिखाए, पर पैसे के बारे में आपके सोचने का तरीका जरूर बदल सकती है। और आपको और जानने के लिए मोटिवेट कर सकती है। समीक्षा ने इसे 5 में से 4 स्टार दिए हैं, जो काफी अच्छा है। हाँ, यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, जैसा समीक्षा में भी इशारा है कि अगर इसमें प्रैक्टिकल कैसे करें वाले हिस्से पर थोड़ी कमी है, तो कोई इंसान इस किताब से मिले माइंडसेट को असल जिंदगी के ठोस फाइनेंशियल एक्शन में कैसे बदले? हाँ, यह एक बहुत वैलिड सवाल है। मतलब प्रेरणा और अमल के बीच का जो गैप है, उसे कैसे भरा जाए, ये वाकई आगे सोचने के लिए एक अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।